हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो आज का हमारा सिलेबस है वो जेई मेंस के लिए है, तो हम स्कूल लेवल से हटकर आज जेई मेंस के बारे में जो चैप्टर का सिलेबस है पहले उससे गो थ्रू करेंगे, फिर बाद में हमें क्या क्या पढ़ना है उनमें उस टॉपिक्स में और कैसे कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क पावर एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिहाज से और काफ़ी अच्छी वेटेज भी रहती है इसकी जेई मेंस में। तो हम पहले एक जिस्ट देखेंगे कि जो जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं आज, उसके बाद हम एक एक करके वर्क पावर और एनर्जी तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, जो जो न्यूमेरिकल्स पेपर में आ सकते हैं जेई मेंस की अगर मैं बात करूँ तो शुरू करते हैं क्लास। आज का लेक्चर, आज का हमारा टॉपिक जैसे मैंने बताया आपको, वर्क पावर एंड एनर्जी। ये जो चैप्टर है बेसिकली जैसे इसका नाम है वर्क पावर और एनर्जी, हमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। मेन वर्क डन, पावर डिसिपेटेड और एनर्जी। अब ये तीनों जो हमारी क्वांटिटीज है, तीनों फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो एक तरह से इंटर रिलेटेड है। हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में कि वो किस तरह से इंटर रिलेटेड है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में जेई मेंस के हिसाब से पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम वर्क की बात करते हैं। अगर वर्क डन में हमें पढ़ना है कि सबसे पहले वर्क क्या होता है। अगर कोई एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो कोई एक्शन ऑफ फोर्स की वजह से पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उस पे हम कहेंगे कुछ वर्क हो रहा है। तो हमें बेसिकली वर्क के बारे में पढ़ना है, वर्क होता क्या है, वर्क की डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है और डेफिनेशन के साथ साथ हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स आपके जैसे ग्राफ बेस भी हो सकते हैं और थियोरेटिकल भी हो सकते हैं। वर्क डन में हमें जो पढ़ना है मेन चीजें जो है वो ये है। इसके बाद हम अगर बात करें पावर की, पावर डिसिपेटेड अगर इसको हम बोले, कोई भी वर्क जब किसी भी सिचुएशन में कोई वर्क किया जा रहा है तो कुछ पावर भी लगती है। वो पावर हमें कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ वर्क डन, इसको हम बोलते हैं पावर। तो अगर मैं पावर की नॉर्मल टर्म्स में डेफिनेशन दूं तो वो पावर कुछ नहीं है, रेट ऑफ वर्क डन और डूइंग वर्क। अब जब भी रेट वर्ड में इंट्रोड्यूस करता हूं तो आपको पता है कि फिजिक्स के टर्म्स में व्हाट डू वी मीन बाय रेट? रेट बेसिकली मीन्स दैट इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम्स दैट विल गिव अस द पावर डिसिपेटेड इन दैट वेरी प्रोसेस। तो बेसिकली हमें पावर की डेफिनेशन हमने देख लिया, इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई मेंस के हिसाब से एनर्जी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कंजर्व्ड। एनर्जी को ना ही हम तोड़ सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको वेस्ट कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहेगी। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि एनर्जी जीरो हो गई किसी ना किसी प्रोसेस में। तो हमें टाइप्स ऑफ एनर्जी अगर इसमें हम बात करें तो पहला हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इसके बाद आता है
काइनेटिक एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो तीन टाइप की एनर्जी है, ये सबसे बड़ी और सबसे ब्रॉड डिस्क्रिप्शंस है अगर हम बात करें एनर्जी की। तो क्वेश्चंस के लिहाज से और थ्योरी के हिसाब से भी हम ये तीन टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे इसका नाम है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द वर्क एनी पार्टिकल्स पोजीशन। इस पोजीशन पे है किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक हैज टू डू एवरीथिंग विद द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल। तो अगर मैंने बोला एक पार्टिकल है, एक पोजीशन वेक्टर है उसका, आर पोजीशन वेक्टर पे और पी पोजीशन पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल प्लेस्ड है, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी जो इसमें स्टोर्ड होगी, एक नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर ये रेस्ट पे है तो वो जो सारी एनर्जी होगी वो सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इफ आई वर टू से दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तो क्या मतलब हुआ, इसने अपनी पोजीशन चेंज करनी स्टार्ट करी, तो कुछ टी इंटरवल के बाद पार्टिकल क्यू पोजीशन पे आया। क्यू पोजीशन पे आने के बाद इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये भी चेंज करेगा। मैं बोल देता हूं इसको R1 है। तो एक तरह से इस पूरी जर्नी में इसने अपनी पोजीशन जब चेंज की है, तो चेंज करते वक्त जो इसकी एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी। अब वो वेरी किस हिसाब से करेगी, पोजीशन के हिसाब से। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, इस पे कुछ और, इस पे कुछ और इस पे कुछ और। पोटेंशियल एनर्जी हम बोल सकते हैं धीरे धीरे डिक्रीज होगी। वो एनर्जी डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है साइमल्टेनियसली। अगर मैं बात करता हूं कि 100 कैलोरी, अगर मेरी 100 कैलोरीज एनर्जी थी इस पार्टिकल की R1 R पोजीशन वेक्टर पे, तो ये सारी एनर्जी जो थी ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब इसने मूव करना स्टार्ट किया जैसे ही पी से, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होने लगेगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि इसको मूव करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। हम इसकी बाकी डिस्क्रिप्शन अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस पे आएंगे और थियोरेटिकल कंसेप्ट्स पे आएंगे आगे देखेंगे। एक और टाइप ऑफ एनर्जी हम कैटेगराइज करते हैं जिसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से हम क्या समझते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी का ही एक सब पार्ट है, बस ये किसके केस में होता है, स्प्रिंग फोर्स के केस में। हम आगे देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें लेना हो तो कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा एक रिजिड ग्राउंड है, एक मैंने इस वॉल के एक एंड से एक स्प्रिंग को टाई किया हुआ है। इस स्प्रिंग के एक एंड पे मैंने एक ब्लॉक को रख दिया है। अगर मैंने इस ब्लॉक को इस एक एंड पे स्प्रिंग के रखा है तो दूसरा एंड रिजिड है, मतलब दूसरा एंड की पोजीशन चेंज नहीं करेगी, वो फिक्स्ड एंड है। ये एंड जो है हमारा वो फिक्स्ड एंड है और ये डिस्प्लेसेबल एंड है, जो ब्लॉक वाला एंड है इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसेबल एंड। अगर मैं बात करता हूं इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस की, तो हमने लॉज ऑफ मोशन में, आपको याद होगा लॉज ऑफ मोशन में जब आप पढ़ते हैं तो एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसी भी बॉडी का, जो जो उस पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सब फोर्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं इस ब्लॉक पे एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस की बात करता हूं, इसको एक पॉइंट मास मान लेता हूं। पॉइंट मास मैंने अगर इस ब्लॉक को ले लिया, इसका मास सपोज कर लेते हैं हम एक स्मॉल m से, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल mg,
वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको N से भी आप डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल R से भी, जैसे भी आपको सुविधा लगेगा। सिंबॉलिज्म है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ एनसीईआरटीज जो है वो R रिएक्शन फोर्स की तरह लेती हैं इसको, लेकिन हम जेई मेंस में जब पढ़ते हैं तो नॉर्मली जो कन्वेंशन हम यूज करते हैं वो N का लेते हैं। अगर मैंने बात करी इसमें वर्टिकल फोर्सेस की, तो इसके अलावा और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इस सरफेस को स्मूथ ले लूं, स्मूथ का मतलब हम समझते हैं कि फ्रिक्शनलेस है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 0। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो कुछ है नहीं ना, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर मुझे प्लॉट करने हैं तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा? इस पे कोई और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो एक एक्सटर्नल फोर्स है, कौन सा? ये स्प्रिंग का फोर्स। ये स्प्रिंग की टेंडेंसी होगी, अगर ये ब्लॉक इधर जाएगा तो स्प्रिंग इसको अपनी डायरेक्शन में पुल करेगा। तो ये जो स्प्रिंग का फोर्स है, इसको मैं इस डायरेक्शन में लेता हूं, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं इसको एस से डिनोट करता हूं, इसकी कुछ वैल्यू होगी। इसकी जो वैल्यू होगी स्प्रिंग फोर्स की, इसकी वजह से जो वर्क डन किया जाएगा इस ब्लॉक पे, उसको बोलेंगे हम वर्क डन बाय दैट स्प्रिंग ऑन दैट ब्लॉक। तो अब एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि एनर्जी और वर्क आपस में रिलेटेड है। इस स्प्रिंग में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी वो ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सारी एनर्जी स्टोर्ड रहेगी, किसकी फॉर्म में? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये कंसेप्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के हिसाब से, और जेई मेंस में काफी क्वेश्चंस इससे बनते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में जब आएंगे, और एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब कंसेप्ट का एक तरह से एक्सटेंशन है। और जब तक हमें इस बेसिक कंसेप्ट के बारे में नहीं पता लगेगा, हम उनकी क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर सकते। तो हमने देखा इस चैप्टर में हमें वर्क डन के बारे में पढ़ना है, पावर डिसिपेटेड क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया, एनर्जी क्या होती है, और टाइप्स ऑफ एनर्जी जो हमें पढ़नी है। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं वर्क डन से। पहला टॉपिक हमारा, क्लास ध्यान से सुनेंगे सब लोग स्टूडेंट्स, क्योंकि वर्क डन जो हमारा हमें अभी पढ़ना है, इस चीज का एप्लीकेशन हमारा इसी चैप्टर में भी है, बाकी टॉपिक्स में, और साथ ही साथ आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। वर्क डन अगर मुझे समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा? मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था कि वर्क डन कब होता है? जब कोई एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है किसी भी पार्टिकल पे, जो कि उसकी पोजीशन को चेंज कर दे, तो हम कहेंगे वर्क डन। इस चीज को हम अगर ऐसे समझ ले कि एक ब्लॉक है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक ग्राउंड पे जब रखा हुआ है तो इस साइड से एक एफ फोर्स, एक एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई कर रहा है। अब ये एफ यूनिट्स का जो फोर्स है ये पुश नेचर का है, और ये जो ग्राउंड है इसका कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो ये स्मूथ सरफेस तो नहीं है, एक फ्रिक्शन ऐसा सरफेस है जो कि इस पे फ्रिक्शन लगता है। तो अगर मैं बात करूं, इस फोर्स की वजह से जो पुश नेचर का फोर्स है इस एम मास के ब्लॉक पे, इसकी वैल्यू क्या होगी? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। लेकिन ये कब होता? जब फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तब। अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स को भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलता हूं F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू MA, क्या ये सही बात रहेगी? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में इसका FBD बनाऊं, इस डायरेक्शन में लग रहा है कैपिटल F, और हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन
ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन इस केस में क्या है, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो मोशन है वो रिलेटिव मोशन है। तो F फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस डायरेक्शन में स्मॉल f फ्रिक्शनल फोर्स में डिनोट कर देता हूं। तो नेट फोर्स क्या होगा, अगर इसका मोशन इस डायरेक्शन में है तो F कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इतना तो मैंने देखा, अब इसमें वर्क डन में कैसे एक्सप्लेन करूंगा। इस ब्लॉक पे कुछ वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या होगा, इस ब्लॉक ने अपने पूरे इंटरवल में जर्नी स्टार्ट होने से लेके जर्नी खत्म होने तक कितना डिस्टेंस मूव किया, उसको मैं बोलूंगा वर्क डन बाय दैट नेट फोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये ब्लॉक t इक्वल्स टू 0 पे इस पोजीशन पे है और t इंटरवल बाद, t सेकेंड्स बाद मैं बोल देता हूं, ये ब्लॉक यहां पे आ गया, तो इसने कितना डिस्टेंस मूव किया, सपोज कर लेते हैं x। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स डॉट x। अब इस चीज पे हम आते कैसे, इस चीज पे, इस कंक्लूजन पे अराइव कैसे होंगे, वो हम अभी देख लेते हैं। स्टूडेंट सपोज कर लीजिए कि एक पार्टिकल है P पॉइंट पे, R पोजीशन वेक्टर है उसका, ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब R पोजीशन वेक्टर जब इस पार्टिकल का है तो इसका क्या मतलब है कि इसकी पोजीशन हमने बताई हुई है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट जो कि ओरिजिन है। अब वर्क डन इस केस में क्या होगा, वर्क डन इस केस में 0 है, कोई एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ही नहीं। अगर मैं इस चीज को ऐसे समझ लूं कि इस पार्टिकल ने अपना जर्नी स्टार्ट किया और कुछ ऐसा एक पाथ लेके एक दूसरे पोजीशन पे आ गया, R1 पोजीशन वेक्टर पे, और ये पोजीशन को नाम दे देता हूं Q। तो इसने जो ये पाथ फॉलो किया P से Q तक पहुंचने में, R पोजीशन वेक्टर से R1 पोजीशन वेक्टर पे आने में, उसमें कुछ वर्क होगा क्योंकि पार्टिकल मूव किया। और हमें पता है कोई भी चीज मूव कब करती है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है जब तक किसी ना किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करता है। तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट था इस केस में, तो एक फोर्स अप्लाई करना पड़ा हमें। अब वो फोर्स हमें पता नहीं है कि वो कैसा है, या वो कांस्टेंट है या वो वेरिएबल है, और वेरिएबल कैसे, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, या किसी और फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। हम इस चीज के बारे में अभी हमें कुछ नहीं दिया हुआ। हम मान लेते हैं कि अगर पार्टिकल इस पाथ से जा रहा है तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए वो ए पोजीशन पे है। ए पोजीशन पे अगर वो पार्टिकल एक इंस्टेंट पे है तो उसके जस्ट पास बी पोजीशन है। अब इतना डिस्टेंस जो इसने मूव किया, इसको हम ले लेते हैं dx। जो इसने इतना डिस्प्लेसमेंट मूव किया, इसको हम मान लेते हैं dx। ये बहुत एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है। इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट मैंने क्यों लिया, मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि इतने A से B तक के इंटरवल में उस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है और उस इंटरवल में ही वर्क डन कितना है। अगर मैंने ये वर्क डन निकाल दिया तो हमने शुरू में आपने डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ा होगा, अर्लियर यूनिट्स में आप पढ़ते हैं कि उस चीज का मैं अगर इंटीग्रेशन निकाल दूं यहां से लेके यहां तक पूरी लिमिट लगा के, तो मेरा वर्क डन आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, A से B तक का वर्क डन निकालना है, तो A से B तक का वर्क डन निकालने के लिए क्या होगा,
स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx। अब मुझे फोर्स का नेचर नहीं पता, जैसे मैंने आपको बताया था इधर कि वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अब मान लेते हैं कि वो इतने से डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए कांस्टेंट नेचर का ही फोर्स है, यानी वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा। तो dw जो होगा, dw यहां पे वर्क डन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ए टू बी है, तो ये क्या होगा f डॉट d, इसको मैं r ले लेता हूं क्योंकि मैंने पोजीशन वेक्टर अगर r लिया है तो इसका भी r ले लेता हूं, dr। अब ये वर्क डन क्या है, ये वर्क डन है इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ये जो कांस्टेंट नेचर का फोर्स है F, इसका डॉट प्रोडक्ट dr के साथ या फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए टू बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अगर मुझे वर्क डन निकालना है भाई P से Q तक पहुंचने में, तो P से Q तक पहुंचने में कितना वर्क डन होगा, इसको मैं अगर इंटीग्रेशन कर दूं और लिमिट लगा दूं R1 से R2 तक, तो मेरा नेट वर्क डन आ जाएगा। समझे आप लोग? मैंने क्या किया, मैंने P से लेके Q तक का वर्क डन निकालना था। मुझे पता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे ये नहीं पता कि वो फोर्स किस नेचर का है। मैंने क्या किया, एक छोटा सा पॉइंट ले लिया A उस पूरे कर्व पे, और उसके जस्ट बाद में एक पॉइंट लिया B। A से B तक मूव करने में उसको जितना वर्क डन लगा, मैंने उस वर्क डन की वैल्यू निकाल दी। कितनी आई थी वो, dw इज इक्वल्स टू f डॉट dr। dr क्या है, यहाँ पे एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है, तो इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर मूव करना है उसने, तो एक कांस्टेंट नेचर का फोर्स अगर हम अज्यूम कर ले तो गलत नहीं होगा। एक कांस्टेंट नेचर के फोर्स से उसने इतना डिस्टेंस मूव कर लिया। अब मैंने इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, मुझे वर्क डन तो P से Q तक का निकालना है, तो लिमिट्स लगा दूंगा मैं दोनों केसेस में। और dw का आपको पता होगा कि अगर इंटीग्रल करूंगा तो मैं कैपिटल W आ जाएगा, और ये R1 से लेके R2 तक हमारा ये नेट फॉर्मूला आ जाएगा। इतना क्लियर है क्लास? तो वर्क डन के बारे में हमने देखा, वर्क डन होता क्या है। अब F डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन सब चीजों से आप अवेयर होंगे, मुझे पता ही है। F डॉट डी आर जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है दो फिजिकल क्वांटिटीज का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड डी आर वेक्टर्स। F वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको हम सपोज करते हैं थीटा। उसका कॉस हमने ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो इससे हमारा आ जाएगा वर्क डन। समझ आया? इतना क्लियर होगा मुझे आशा है आप सभी लोगों को। तो वर्क डन के बारे में हमने पढ़ा, ये होता है हमारा। अब इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन देख लें हम, तो a particle moves from A is equals to 3i cap plus 2j cap plus k cap to B is equals to 4i cap plus 3j cap plus 2k cap। ये पार्टिकल है, कोई पार्टिकल के बारे में हमें उसकी पोजीशन दी हुई है कि ए पोजीशन से लेके वो बी पोजीशन तक गया। दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तीनों
कोऑर्डिनेट्स दिए हुए एक तरह से हमें 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप ए की पोजीशन है और बी की पोजीशन भी कुछ है। हमें ये बताना है अगर एक F फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पे, उस पार्टिकल पे, इफ अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव यूनिट्स is applied on the particle, find the work done by the force। क्लास हम देखेंगे अब ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। मैं आप लोगों को एक मिनट का टाइम देता हूं। आप अपने अपने नोटबुक्स में जहाँ पे भी आप ये नोट्स ले रहे हैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं और वीडियो पॉज कर सकते हैं। वीडियो पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को एक बारी खुद अटेम्प्ट करके देखिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो क्लास अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। हमें क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है और उस पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन तक जाता है, उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हुआ है। हमें ये भी दिया हुआ है कि एक कांस्टेंट नेचर का फोर्स जो कि उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है वो उस पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा है। तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा, इस फोर्स की वजह से इस पार्टिकल पे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में कितना फोर्स कितना वर्क डन होगा वो अगर हमें निकालना है तो आप लोगों को याद होगा वर्क डन हमने ऊपर पढ़ा था, क्या होता है F डॉट आर, यानी कि F वेक्टर और R वेक्टर में एक डॉट प्रोडक्ट वो हमारा दे देगा वर्क डन। हमें ये पता है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज के डॉट प्रोडक्ट से आता है। तो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जो क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। अब पोजीशन वेक्टर अगर हमें निकालना है, फोर्स तो हमारा हो गया कांस्टेंट, फोर्स की जो वैल्यू है वो हमारी हो गई कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी है 5, और आर वेक्टर जो है कितना डिस्प्लेसमेंट उसने मूव किया इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में, तो हम वो कैसे निकालेंगे, इस पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे दूसरे पोजीशन वेक्टर से, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, सपोज कीजिए कि ए पोजीशन वेक्टर हमारा यहाँ पे है, बी पोजीशन वेक्टर यहाँ पे है, ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओ और बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो ये जो है पोजीशन वेक्टर ओ ए है और ये है ओ बी। तो बी माइनस ए या फिर ओ बी माइनस ओ ए अगर मैं निकाल दूं तो वो कितना आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बिल्कुल आसान है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा ये कितनी आएगी 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। तो फाइनली i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर आया है इसको हम ए बी पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं। अब ये जो ए बी पोजीशन वेक्टर है ये इतना, इसको हम अगर आर वेक्टर बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से ए से बी तक जाने में उसने जितना डिस्टेंस या फिर जितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया वो यही है।
अब ये तो वेक्टर फॉर्म में है। अगर मैं सपोज कर लूं ये वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मुझे सिर्फ किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से। मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √1²। मैं इसका सॉल्यूशन जरा यहां पे लिख देता हूं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। तो √3 यूनिट्स जो है हमारा, वो क्या आएगा? वो हमारा आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में हमारी वैल्यू, उसकी वैल्यू हमारी यहां से आ गई। तो आर वेक्टर की वैल्यू के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो गई? √3। अब आप बोलोगे ये cos थीटा कहाँ है? cos थीटा पता होने के लिए हमें F और R के बीच का एंगल पता होना चाहिए। अब R जो पोजीशन वेक्टर है वो तो हमें दिया हुआ है I + J + K कैप, लेकिन F जो है उसकी डायरेक्शन नहीं दी हुई। अगर मैं बोल देता हूं 5 यूनिट्स इज अप्लाइड अलोंग दी x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस, तो मैं थीटा निकाल लेता हूं। लेकिन इस केस में कुछ दिया ही नहीं हुआ तो मैं cos थीटा को इग्नोर कर देता हूं और आंसर हमारा आ गया 5√3 यूनिट्स। तो जो वर्क डन आया हमारा इस केस में वो कितना है? 5√3 यूनिट्स। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन पे। हमने क्या किया? सबसे पहले एक पार्टिकल की पोजीशन हमें दी हुई थी, ए वेक्टर से लेके बी वेक्टर तक उसकी पोजीशन दी हुई थी। ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक वो गया। अब कुछ मैग्नीट्यूड का फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, तो वो पार्टिकल की जो फोर्स वर्क डन है वो कितना होगा उस फोर्स की वजह से, वो हमने निकाला F.dr और पोजीशन निकाल दी। नेट कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया उसने, सिंपल वेक्टर एडिशन। तो इधर आया 4i कैप + j कैप + 2k कैप माइनस ये, इधर हमारा फाइनली ए बी वेक्टर आ गया। लेकिन हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था तो हमने √1² + 1² निकाल के मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकाल दिया और उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट फोर्स से। जो कितना आ गया आंसर हमारा? 5√3 यूनिट्स। तो थैंक यू क्लास। आज हम लोगों ने जितना पढ़ा है ये वर्क, पावर, एनर्जी का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। वर्क के बारे में हमने पढ़ा है, वर्क होता क्या है, वर्क की डेरिवेशन क्या होती है। वर्क को अगर हमें निकालना है एक कांस्टेंट फोर्स की, अगर एक हो रहा है किसी बॉडी पे, तो उससे वर्क क्या आएगा। टाइम डिपेंडेंट फोर्स से हम वर्क कैसे निकालते हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।